शास्त्र। आजकल हम अर्थ को सिर्फ पैसा या वेल्थ समझ लेते हैं, लेकिन प्राचीन भारत अर्थ का मतलब था मटेरियल वेलबींग, समृद्धि और राज्य की स्थिरता और शक्ति, जैसे वो पूरी तरह से समझाता है। तो अर्थशास्त्र ये सिर्फ लेखक हैं या भी कहते हैं वही चाणक्य जो तक्षशिला के विद्वान गुरु थे और जिन्होंने नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य हासिल करने के लिए तैयार किया, मौर्य की नींव रखी और उस समय के बिखरे हुए भारत को एक मजबूत राष्ट्र की सोच दी। अर्थशास्त्र में चाणक्य किंग को गाइड करते हैं कि राज्य कैसे चलाना है, टैक्स है, रोड, ट्रेड रूट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्पाई नेटवर्क कैसे रखना है, उस समय भी धुरंधर होते थे, निपटना है। उनके हिसाब से गुड गवर्नेंस का मतलब था नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा हो, अर्थव्यवस्था डायनामिक हो और एडमिनिस्ट्रेशन साफ सुथरा हो। किंग एब्सोल्यूट है, अत्याचारी नहीं हो सकता। इन द हैप्पीनेस सप्तांग थ्योरी कहते हैं, सप्त मतलब सात, राजा यानी स्वामी, फिर अमात्य उसके मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स, जनपद यानी जमीन और लोग, दुर्ग यानी सुरक्षित राजधानी, फोर्ट्स, कोष यानी ट्रेजरी खजाना, दंड या बल यानी सेना शस्त्र शक्ति, और मित्र यानी एलाइज। एलाइज की चर्चा तो है, अलग है, समय अलग है, लेकिन अर्थशास्त्र के फ्रेमवर्क से काफी सिमिलर। अब चलते हैं मानी जाती है मंडल थ्योरी। मंडल यानी एक चक्र, एक घेरा, एक सर्कल ऑफ स्टेट्स। चाणक्य कहते हैं कि एक विजिगीषु राजा, वैसे विजिगीषु राजा का मतलब है एक ऐसा राजा जो विजय चाहे। तो चाणक्य कहते हैं कि एक विजिगीषु राजा ये होता है जो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता है और जरूरत पड़े तो उसे एक्सपैंड करना चाहता है, ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता है। इस विजिगीषु के राज्य का सबसे नजदीकी पड़ोसी उसका नेचुरल शत्रु होता है, और ये हम हमारे वेस्ट में देखते हैं। मैं डिप्लोमेट रहा हूं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे वेस्ट में हमारा कौन सा देश है। तो ऐसा देश हमारा दुश्मन क्यों होगा, पड़ोसी क्यों? क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट बॉर्डर पर ही टकरा जाते हैं। पानी, जमीन, सुरक्षा, ट्रेड रूट पर कंपटीशन है। लेकिन इस शत्रु राज्य का जो पड़ोसी है, यानी पड़ोसी का पड़ोसी, वह विजिगीषु का नेचुरल मित्र हो सकता है, क्योंकि इनके पड़ोसी और पड़ोसी के पड़ोसी में वही इश्यूज होंगे जो उनके बॉर्डर्स पर है। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा डायरेक्ट नेबर अक्सर तुम्हारा शत्रु होता है और तुम्हारे शत्रु का पड़ोसी तुम्हारा स्वाभाविक मित्र बन सकता है। अगर हम आज के जमाने में देखें तो इस थ्योरी की गूंज हमारे आसपास भी सुनाई देती है। हम देखते हैं कैसे इंडिया के कुछ पड़ोसी देश हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते रहे हैं और कैसे हमने कभी उनके पड़ोसी से दोस्ती बढ़ाई और कभी दूर के देशों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई ताकि अपनी पोजीशन को बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग कर सके। Chanakya called it the Rajmandala. Now, of course, Mandala means circle, but it also means a group, a gathering. Think of the term Bhajan Mandali. So it's ultimately at the end of the day a grouping. So it's a grouping of states bound together both by rivalry as well as by alliance. The state on your border is your natural rival because after all you are bound to have friction over forests, over rivers, over fertile land, over war elephants, over iron ore. But the state that lies beyond your rival becomes your natural friend. So take the obvious example for India. Pakistan is on our border, the natural adversary, but the land beyond Pakistan, which is Afghanistan, by this very logic becomes a natural friend for India. Now, Chanakya mapped that circle
2,500 years ago, and he never stopped it at one ring. He told the ruler always to look behind himself. His real genius was the principle behind it. Make peace with an enemy or break with a friend exactly as your interest demands. So the resource now is no longer land, but a chain which is stretched across the whole planet. It could be oil, it could be rare earths, it could be semiconductors, it could be shipping lanes, it could be food, undersea cables, batteries, minerals. चाणक्य कहते हैं स्टेट क्राफ्ट में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट राष्ट्र हित होता है। यही बात आज के इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिज्म नाम की थ्योरी भी कहती है। रियलिज्म कहता है कि हर राज्य सबसे पहले अपनी सुरक्षा और अपने फायदे के लिए काम करता है और अलायंसेस तब तक ही टिकती हैं जब तक उनमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हो। चाणक्य इस मंडल फ्रेमवर्क के बेसिस पर किंग को बताते हैं कि कब युद्ध करना उचित है और कब संधि यानी ट्रीटी करनी चाहिए, कब साम दाम दंड भेद का उपयोग करना चाहिए और कब खुले युद्ध से ज्यादा गुप्त कूटनीति और स्पाई का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका मानना था कि ओपन वॉर एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उनके लिए एक ही मापदंड था, राज्य की सुरक्षा और स्थायी शक्ति। बाहर की राजनीति में व्यावहारिक या इवन मतलबी बनो, लेकिन अंदर अपने लोगों के साथ धर्म और न्याय से काम करो। मतलब राज्य के अंदर धर्म, बाहर शटे शाट्यम समाचरे, दुष्ट के साथ तुष्टता करो। आज जब हम ग्लोबल फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं, कभी एक देश से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कभी ट्रेड डिस्प्यूट, कभी डिफेंस कॉर्पोरेशन, तो कहीं ना कहीं चाणक्य का मंडल थ्योरी का प्रिंसिपल उनकी सोच के बीच में छुपा हुआ महसूस होता है। अब बात करते हैं चाणक्य के नजरिए से किंग या लीडर की। अर्थशास्त्र में राजा सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। चाणक्य कहते हैं राजा को डिसिप्लिन होना चाहिए, लर्नेड, ट्रेन्ड और अपने पर्सनल सुख से ज्यादा राज्य के हित पर ध्यान देना चाहिए। उनके लिए राजा धर्म बहुत मायने रखता है। राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे, उन्हें न्याय दिलाए और लोगों की रोजी रोटी सुरक्षित रखे। साथ ही वह प्रजा धर्म की भी बात करते हैं, लोगों का कर्तव्य राजा के प्रति कि अगर राजा न्याय युक्त है तो उसका सहयोग करें, राज्य को मजबूत बनाएं। चाणक्य ड्यूटी को अलग अलग स्तर पर देखते हैं, राजा धर्म, प्रजा धर्म, परिवार के लिए कर्तव्य, आश्रम धर्म और समाज में अपनी पोजीशन या प्रोफेशन के हिसाब से ड्यूटी, वर्ण धर्म। ये एक लेयर्ड सिस्टम है जहां हर व्यक्ति के पास कुछ हक भी हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी। आज जब हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक लीडर्स को देखते हैं तो उन पर भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। उनकी लेजिटिमेसी लोगों के मैंडेट से आती है, लेकिन वह टिकती तभी है जब लोगों को लगता है कि उनका लीडर उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। अब आते हैं इकोनॉमी पर। अर्थशास्त्र का एक बहुत मजबूत और मूल हिस्सा। चाणक्य को समझ थी कि बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के ना सेना टिक सकती है, ना राज्य की डे टू डे फंक्शनिंग। वो कहते हैं राज्य को कुछ कोर सेक्टर्स अपने हाथ में रखने चाहिए। To think that you had a 2300-year-old manual is लोहा, नमक, रत्न, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं, ये आज की नहीं, उस जमाने की। ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो स्ट्रेटेजिक मायने रखते हैं। इन पर कंट्रोल राज्य के पास होना चाहिए, लेकिन वह ये भी नहीं कहते कि हर चीज स्टेट ही करे। प्राइवेट व्यक्ति, व्यापारी, किसान, कारीगर सबको अपना रोल मिले और उन, लेकिन एक साफ फ्रेमवर्क के अंदर। खेती को वह इकोनॉमी का बैकबोन मानते हैं। अगर खेती थम जाए तो अनाज नहीं होगा,
लोगों को खाना नहीं मिलेगा और राज्य को इंपोर्ट दी जा सकती है। और जो कोई बंजर जमीन को उपजाऊ बना दे उसको उस लैंड पर अधिकार मिल सकता है। यानी प्रोडक्टिविटी एंड हार्ड वर्क को रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। आज के जमाने में जब हम लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो चाणक्य का ये मॉडल काफी प्रोग्रेसिव लगता है। टैक्स पर चाणक्य का दृष्टिकोण आज के पॉलिसी मेकर्स के लिए भी काफी रेलेवेंट है। उनका सिंपल रूल है, टैक्स लोगों पर होना चाहिए लेकिन एक बर्डन के रूप में नहीं। You know, listen to the